वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं, प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो आप में यही प्रश्न आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। 647 ईस्वी के बाद आप देखते हैं हर्षवर्धन जो वर्धन सम्राट होता है उसका पतन हो जाता है। और उसके बाद में आप देखेंगे जब वर्धन सम्राट जो है वो अपने पतन की ओर होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे उस समय कश्मीर डायनेस्टी में खास जो है कश्मीर, चाहे ललितादित्य मुक्तापीठ की बात करें या कन्नौज के यशोवर्मन की बात करें, ठीक है, उस समय सिंध डायनेस्टी कैसी थी, फिर राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुजरात का प्रतिहार वंश, इन्हीं सब से आपको पढ़ना होता है। यानी कि 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमको समझना है उत्तर भारत में, जब तक यानी कि जो मुस्लिम इनोवेशन यानी कि जो मुस्लिम आक्रांता लोग आते हैं, तुर्क लोग आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आता है। फिर आप देखते हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, ये सब लोग आते हैं। उसके बाद में फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना बेसिकली 1206 ईस्वी में होती है, ठीक है। गुलाम वंश का शासन स्थापित होता है, क्लियर। तो ये देखिए गुलाम वंश के शासन से पहले यानी कि हमको कुल मिलाकर के मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी और इन सभी तक पढ़ना है। उसके बाद में नहीं पढ़ना, 1200 ईस्वी तक ही पढ़ना है। 647 ईस्वी के बाद से 1200 ईस्वी के बीच मैंने लगभग इस 550 वर्षों में कितना जो है घटित हुआ उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपको बता दूं कल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनजात चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। इसके अलावा और भी जो विश्वविद्यालय जिनमें लिखित टाइप की परीक्षा होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का सामना इस वीडियो के माध्यम से आप करेंगे। देखें, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 1200 ईस्वी, ये नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। महासंग्राम वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ और खंड बा, खंड सा, ठीक है। आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। सारे के सारे प्रश्न यानी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, गोविंद चंद्र गढ़वाल के बारे में कुछ बताएं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की अगर बात की है तो सही, जाहिर सी बात है, इनके नाम से ही आप पता चल गया किस वंश के शासक हैं ये। गढ़वाल वंश के शासक हैं, पहली बात ये पता चली, ठीक है। तो गोविंद चंद्र किस वंश के शासक हैं? गढ़वाल वंश के शासक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। गढ़वाल वंश की शासक की बात की जाए तो गढ़वाल वंश में इनके पहले कौन शासन करता था? गोविंद चंद्र के चंद्रदेव जो है वो शासन करते थे। चंद्रदेव के बाद में फिर गद्दी पर कौन बैठता है? गोविंद चंद्र बैठते हैं। गोविंद चंद्र की बात की जाए तो ये गढ़वाल वंश के बड़े प्रतापी शासक हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शासन इनके समय में रहा है। और शुरुआत में युवराज के रूप में ही इन्होंने तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था उस समय उसको विफल कर दिया था। तुर्क लोग जब भारत में आक्रमण किए उस समय ये युवराज के पद पर थे, ठीक है। और तब भी इन्होंने जो है अपने दम पर तुर्कों के आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। और फिर उससे पहले उन्होंने पालों की कमजोरी का लाभ उठाया था और मगध के पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। गोविंद चंद गढ़वाल यानी पाल वंश के शासकों को भी हराया इन्होंने। इसके अलावा पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के भी अंग बन चुके थे जब ये शासक बना। इसके अलावा इसकी विजय पताका उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे मालवा तक फैली हुई थी। और ये बहुत दानी था, बहुत विद्वान था, आपको बता दूं। और विद्वानों का आदर बहुत करता था, साहित्यकारों का बड़ा आदर करता था गोविंद चंद गढ़वाल। तो ये गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपसे पूछेगा तो बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। गढ़वालों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ययाति वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों में देवदास पैदा हुआ और जिसने काशी के आसपास शासन किया। और वह शनि से पीड़ित था, शनि ग्रह से, परंतु उसने दुष्ट ग्रह की दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला और इसीलिए वह ग्रहवार यानी कि ग्रहों का निवारण करने वाला कहा गया उसको। किसको? देवदास को, ठीक है। और इसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वो बना ग्रहों का निवारण करने वाले को ग्रहवार बोला गया। ग्रहवार के बाद में वही जो है ग्रहवार आकर के गहरवार बन गया। गहरवार शब्द जब बना उसके बाद में यही गहरवार धीरे धीरे क्या हो गया? समय बीतता गया, उसके बाद में ये गढ़वाल हो गया। तो गढ़वालों की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से हुई। गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। तो ये गढ़वाल के बारे में कुछ मैंने बताया। और जिसका सबसे प्रतापी शासक जो रहा है वो कौन रहा है? ये गोविंद चंद्र गढ़वाल जो रहे हैं, बड़े प्रतापी शासक रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो ऐसे ही इतना ही आपको लिखना है। अगला महासंग्राम वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहली बात, ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में अगर बताऊं तो ये कश्मीर का शासक है। कश्मीर में एक वंश था कारकोट वंश। तो कारकोट वंश का शासक है कौन? कश्मीर के कारकोट वंश का शासक है ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक हुआ है ये कश्मीर के कारकोट वंश का। सबसे प्रतापी, सबसे बड़ा प्रतापी, सबसे विजयी, बहुत सारे युद्धों को जीतने वाला। इसकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में, इसके युद्धों के बारे में, इसके और तमाम प्रकार की उपलब्धियों के बारे में आप एक रचना आप पढ़ेंगे। कल्हड़ की रचना है राजतरंगड़ी। कल्हड़ जो था वो एक प्रकार से राजतरंगड़ी रचना लिखते हैं, और प्राचीन कश्मीर का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है प्राचीन कश्मीर के बारे में जानने का, कल्हड़ की राजतरंगड़ी। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी जो रचना है, उसकी रचना लगभग 1148 से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच में कल्हड़ ने करी थी। ठीक है, लेकिन ये करता क्या है, ये कश्मीर के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में जानकारी देता है। कश्मीर में कैसा शासन था, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी कश्मीर में शासक की, उसके बारे में अपनी रचना में कल्हड़ जो है मेंशन करते हैं, लिखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में कुल मिलाकर के 8 तरंग हैं। ठीक है, 8 तरंगों में बटी हुई रचना है कल्हड़ की। ठीक है, और इसका अध्ययन जो है वो प्रामाणिक माना जाता है, चूंकि ऐतिहासिक दृष्टि से जो है इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और कल्हड़ जो थे निष्पक्ष इतिहासकार हैं, किसी की तरफदारी नहीं बतवाते हैं ये अपने कल्हड़ जो हैं, ये जो सही था उस समय यथार्थ था उसी को लिखते, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखते हैं। किसी की प्रशंसा और किसी की बुराई नहीं करते हैं। जो जैसा था वैसा उन्होंने बताने का प्रयास किया है अपनी रचना राजतरंगड़ी में। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी में ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन भी राजतरंगड़ी में मिलता है। जब उसने पंजाब और कन्नौज पर आक्रमण किया था ललितादित्य ने, तो और इसके अलावा उस समय कन्नौज के जो राजा थे वो यशोवर्मन थे। पश्चिमी भाग पर उनके कब्जा कर लिया था, और मात्र विजेता ही नहीं वरन कला और साहित्य का भी बड़ा संरक्षक था ये ललितादित्य मुक्तापीठ। यानी कि एक तो विजेता था ये, जहाँ युद्ध लड़ता था जीतता था। इसके अलावा ये कला और संस्कृति का, विद्वानों का, इन सभी का संरक्षक था। ठीक है, और कुल मिलाकर के बात की तो ये 2 धर्मों में विश्वास रखता था। धर्म, हिंदू धर्म इसका पहला धर्म, उसके अंदर बौद्ध धर्म में भी विश्वास रखता था। तो बौद्ध और हिंदू धर्म में समान आस्था इसकी थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, किसकी? ललितादित्य मुक्तापीठ की। क्लियर? आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोपाल। गोपाल के बारे में बताएं। गोपाल की अगर बात की तो सभी को पता होगा गोपाल कौन है। गोपाल की अगर बात की तो एक पाल वंश, आपने नाम सुना होगा पाल वंश का। तो पाल वंश के शासक हैं गोपाल, और गोपाल जो है शासक ही नहीं बल्कि पाल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, जो बंगाल का पाल वंश है उसके संस्थापक हैं ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं पाल वंश के संस्थापक, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और पाल वंश की अगर बात की जाए तो पाल वंश में और भी जो है शासक हुए। हालांकि पालों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद में उत्तर भारत में जो राजनीतिक विशृंखलता आरंभ हुई, उसी के परिणाम स्वरूप बंगाल में 8वीं सदी के द्वितीय अर्ध में पालों की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है कि पालों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। एक विद्वान है रामचंद्र ग्रंथ टीका, जिसमें लिखा गया है, रामचंद्र ग्रंथ की टीका लिखी गई, उसमें पालों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि पालों की उत्पत्ति जो है वो क्षत्रियों से मानी जाती है, कि जो पाल वंश के शासक हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्षत्रियों से हुई है। और अभिलेखों में इन्हें सूर्य वंश का क्षत्रिय भी कहा गया है। डॉक्टर HP शास्त्री जो है पालों की उत्पत्ति को कहते हैं कि खड़गों से पालों की उत्पत्ति हुई। किससे हुई है? खड़गों से पालों की उत्पत्ति हुई है। ये पालों के बारे में विद्वानों ने बताया। वैसे जो है गोपाल की अगर बात की तो ये पाल वंश का जो है प्रथम शासक मान सकते हैं इसको, के संस्थापक है। पाल वंश की स्थापना करने का जो श्रेय किसको जाता है? गोपाल को जाता है। पाल वंश का संस्थापक है, और अभिलेखों से ये ज्ञात होता है पाल वंश के शासक गोपाल के बारे में कि राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। और गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं प्राप्त होती है, और लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अव्यवस्था जो थी उसको दूर किया और पाल वंश की नींव डाली। पाल वंश की नींव डालने के बाद में इसकी गोपाल की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पुत्र धर्मपाल जो है गद्दी पर बैठता है। गोपाल के बाद में कौन बैठता है? धर्मपाल गद्दी पर बैठता है।
धर्मपाल जो है वो कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित करके उसके स्थान पर चक्रायुध को गद्दी पर बैठा देता है। और इस अवसर पर कन्नौज में एक बार अन्य दरबार का आयोजन होता है, किंतु प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से उसे पराजित भी होना पड़ा। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक महाविहार भी बनवाया था, जो शिक्षा का बड़ा प्रमुख केंद्र था। तो ये था आपका धर्मपाल, जो कि किसका लड़का था? गोपाल प्रथम या गोपाल का लड़का था। ये बात ध्यान रखेंगे। ये पाल वंश के शासक हैं। इसके बाद में धर्मपाल के बाद में उसका पुत्र आता है देवपाल। देवपाल गद्दी पर बैठता है पाल वंश के शासकों में। देवपाल की अगर बात की तो इसने अपने पिता की भांति जो है विस्तारवादी नीति का पक्षपाती रहा, मतलब कि ये भी अपना राज्य बढ़ाने की ओर लगा। अनेक विजयें करी। बादल स्तंभ लेख में उसके बारे में बताया गया है कि उड़ीसा को अपने राज्य में भी मिला लिया था इसने। इसने हूणों को, द्रविड़ को, गुर्जर, इन सभी राजाओं को परास्त किया था। भागलपुर लेख से उसके आसाम विजय की भी पुष्टि होती कि असम के शासक को भी पराजित किया था देवपाल ने। पाल वंश का शासक है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित करके उसकी पूर्व में बढ़ती हुई जो शक्ति है उसको रोका था इसने, देवपाल ने। पाल वंश का शासक है, मिहिर भोज को रोका था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक हैं, बड़े फेमस शासक हैं। और बौद्ध धर्म का अनुयायी था देवपाल। अनेक विहार भी बनवाया था इसने। और उसके समय में नालंदा महाविहार और विक्रमशिला दोनों महाविहार जो थे वो एकदम से अपने उच्च कोटि पर थे, उन्नत दशा में थे। 40 वर्ष तक लगभग शासन किया। 815 से लेकर के 855 ईस्वी तक शासन किया लगभग किसने? देवपाल ने। और इस तरीके से ये गोपाल मतलब पाल वंश के बारे में कुछ चीजें बताई। तो गोपाल प्रथम का लड़का कौन है? धर्मपाल है। धर्मपाल का लड़का कौन है? धर्मपाल का लड़का है देवपाल। तो इस तरीके से ये पाल वंश के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में कुछ बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था भैया? तराइन की जब आप नाम आती तो दो युद्ध एकदम से तड़तोबड़ लड़े गए। तड़तोबड़ मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में। एक साल बाद फिर 1192 में लड़ा गया। यानी यह मतलब का हुआ कि पहला युद्ध जो है सफल नहीं भा। देखो, पहले युद्ध में तो खदेड़ खदेड़ के मारिन मोहम्मद गौरी का के पृथ्वीराज चौहान जी। तो का भवा कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय ही नहीं कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान का, चाहमान वंश के शासक हुए, दिल्ली में शासन करते रहे। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में खूब भयंकर युद्ध हुआ था। और थानेश्वर और करनाल के बीच में पड़ा था तराइन, और तराइन इलाका हुआ, वही युद्ध भाव, वही मैदान में तराइन के ही लेकर तराइन का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, करनाल और थानेश्वर के बीच में ये क्षेत्र है। ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के सेना लड़ी खूब, मोहम्मद गौरी का घायल के दिन मारी के वसाए दिन पृथ्वीराज चौहान जी। तो ओकरे बाद में एक खिलजी सैनिक जो है आवा आवा इन्हें लेके भाग गया मोहम्मद गौरी का। इतिहास में यह मिलत है कि मोहम्मद गौरी का एक खिलजी सैनिक आया और उसको लेकर के भाग गया। और जब वो हुआ तो फिर वो बच गया। और अगर भागा ना होता तो खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि एक जगह यह भी मेंशन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, इस दृष्टि से उन्होंने छोड़ दिया उसको, मतलब उसको एकदम से घायल करके छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उसका जो सैनिक था, एक खिलजी सैनिक, को लेकर के उसको भाग गया। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंचा। और फिर उसके बाद में उसकी जो है उपचार होता है और बच जाता है मोहम्मद गौरी। तो इस तरीके से वो जब वहां से भागा, उसका सैनिक लेकर के भागा, तो उसको बड़ी प्रतिष्ठा, मतलब उसकी लगा कि भाई हमारी जो मान प्रतिष्ठा थी वो सब भंग हो गई मोहम्मद गौरी को। तो फिर से एक साल के बाद में 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है वो, तराइन के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान को ललकारता है। उसमें क्या होता है कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं, उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। आप देखेंगे अजमेर, झांसी, सरस्वती, शिवालिक पहाड़ियाँ और अन्य दुर्ग मोहम्मद गौरी के अधिकार में हो जाते हैं इसके बाद से, इस युद्ध के बाद में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। ठीक है। और यह युद्ध इतिहास की एक युगांतकारी और परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय निश्चित हो गई। और अब जो है मुसलमानों का कार्य बहुत आसान हो गया, जब पृथ्वीराज चौहान चूंकि एक पहाड़ के रूप में खड़े थे उन लोगों के बीच में, और अब ये पहाड़ जो है वो गिर गया। उसके बाद में आप देखेंगे अगर पृथ्वीराज चौहान जो है वही मोहम्मद गौरी को मार दिए होते तो शायद उतना ज़्यादा जो मतलब कि ये आक्रांता लोग आए हैं बाहर से वो आ ना पाते। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा वही छोड़ दिया उन लोगों को। हालांकि कोई बात नहीं, तो जैसा था, जैसा होना था वैसा हुआ। तो इस तरीके से ये तरीके, मतलब कि ये तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध था, जो कि 1191 और 1192 में लड़ा गया था। आपके समझ में आ गया हो निश्चित तौर पर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, चंदेल शासक यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन है भाई?
चंदेल शासक है यशोवर्मन। चंदेल कौन है? चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, अभिलेख और साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से मरीचि उत्पन्न हुए। विश्व सृष्टा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि मरीचि से अत्रि ऋषि का उत्पन्न हुआ। अत्रि मुनि से चंद्रात्रेय मुनि का जन्म हुआ और उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। और उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले शासक की उत्पत्ति हुई जिनका नाम था नन्नुक। नन्नुक चंदेल वंश के मतलब की संस्थापक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नन्नुक की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से अत्रि, अत्रि से चंद्रात्रेय और चंद्रात्रेय के बाद में क्या हुआ? उन्हीं के वंश में, चंद्रात्रेय के वंश में ही जो है मतलब कि उन्हीं चंद्रात्रेय से चंदेल का जो है माना जाता है उत्पत्ति। और चंदेल के प्रथम शासक नन्नुक होते हैं और चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया जाता है नन्नुक को। ठीक है, नन्नुक जो है ये प्रथम शासक हैं चंदेल वंश के। ठीक है, नन्नुक की अगर बात की जाए तो खजुराहो अभिलेख में नन्नुक के बारे में जानकारी मिलती है और कहा जाता है कि ये चंदेल वंश का प्रथम राजा था, प्रथम शासक था। और अभिलेखों में उसे नृप और महीपति दो उपाधियां से विभूषित किया गया। एक तो नृप और दूसरी महीपति, ये दो उपाधियां इनको दी गई हैं नन्नुक को। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन हुआ करता था नन्नुक। संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था और उसके अधीन ही ये शासक था। किसका? चंदेल शासक जो था प्रतिहार के अंडर में था, ऐसा बताया जाता है। खजुराहो अभिलेख में कहा गया कि उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के रूप में सिरोधार्य करते थे और उसका शौर्य अर्जुन के समान हुआ करता था नन्नुक का। इस तरीके से नन्नुक के बारे में अभिलेखों में, खजुराहो अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। हालांकि इसके बाद में आप देखते हैं चंदेल वंश के शासन पर आते हैं, उसके बाद में और भी शासक आते हैं, लेकिन आते हैं जो यशोवर्मन आते हैं, बड़े फेमस राजा हैं। यशोवर्मन 930 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और ये चंदेल वंश के शासक बनते हैं 930 ईस्वी में। और इसके बाद में गौड़, मिथिला, कोसल, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। लगातार युद्ध के माध्यम से या किस माध्यम से, अलग अलग तरीके से ये अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। कहा जाता है कि ये जो चंदेल शासक यशोवर्मन है, ये गौड़ों के लिए क्या थे? गौड़ लोग इनको क्या बोलते थे? गौड़ों के लिए कृपाण का काम करते थे। ठीक है, खसों के लिए ये सेना का सामना, मतलब खसों की सेना का सामना करने वाले थे। खसों की सेना का सामना किया। गौड़ों के लिए कृपाल का काम किया, कृपाण के काम किया। मतलब कृपाण मतलब एकदम से तलवार टाइप का। कोसलों के कोषागार को ढो ले गया। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलियों को भी दुर्बल कर दिया। ये था चंदेल शासक यशोवर्मन, जिसने क्या किया? जिसने गौड़ों के लिए, मतलब इसको गौड़ों के लिए कृपाण था ये, खसों की सेना का सम्मान किया। ठीक है, मतलब कि खसों की सेना का सम्मान किया और इसके अलावा कोसलों के कोषागार को ढो ले गया। कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलियों को दुर्बल कर दिया। मालवों के लिए प्रलयंकर शंकर के रूप में सिद्ध हुआ ये। जैसे भगवान शंकर जब तीसरी आंख खोलते हैं तो होते हैं, ऐसे ही ये मालवा के शासकों के लिए यशोवर्मन भगवान शंकर के तीसरी नेत्र के समान हो गया। गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला की भांति ये दहकता था। तो ये था चंदेल शासक यशोवर्मन। ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक था। ओके, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर, सेन वंश। सेन वंश के बारे में कुछ बताएं। सेन वंश के शासन की बात करेंगे सेन वंश के बारे में, तो सेन वंश जो है ये पाल वंश के बाद में आता है। सेन वंश जब पाल वंश की जो है मतलब कि पाल वंश समापन की ओर होता है, पाल वंश अपने पतन की ओर होता है, उसके बाद में जब पाल वंश का पतन हो जाता है तो बंगाल में सेन वंश का उत्पत्ति होती है। कब होती? 11वीं शताब्दी में, यानी कि 1000 के बाद में, मतलब कि 1050 के बाद में आप देखते हैं ये सेन वंश की उत्पत्ति मानी जा सकती है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सेन वंश की उत्पत्ति होती है। सेन वंश की नींव डालने वाला प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम था सामंत सेन, यानी सामंत सेन जो था वो सेन वंश का संस्थापक था। और सामंत सेन चंद्रवंशी क्षत्रिय था, कर्नाट क्षत्रिय कहा जाता है इसको। सेन वंश के प्रतापी शासक या प्रथम शासक सामंत सेन को। कुछ विद्वानों का यह भी विचार रहा कि सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण हुआ करते थे, किंतु सैनिक कर्म के कारण से, चूंकि एक काम जो है लड़ने भिड़ने का काम किया करते थे सेन वंश के लोग, इसीलिए इनको क्षत्रिय कहा गया, क्योंकि क्षत्रियों वाला काम करते थे। डॉक्टर भंडारकर एक इतिहासकार है बड़े जबरदस्त, उन्होंने कहा कि ब्रह्म क्षत्रिय इनको आप मान सकते हैं। ब्रह्म क्षत्रिय अगर किसने पुकारा सेन वंश के शासकों को, तो डॉक्टर भंडारकर कहते हैं।
सामंत सेन और उसका पुत्र था, उसका नाम था हेमंत सेन। दोनों ही सामंत थे और स्वतंत्र शासक नहीं थे, एक दूसरे के सामंत थे। तो मतलब कि एक दूसरे के बोल रहा हूँ, ये जो है सामंत के रूप में काम करते थे, मतलब सामंत थे, किसी दूसरे के अंडर में रहते थे। हालांकि इसके बाद में जो है एक शासक आता है सेन वंश का, प्रतापी शासक, उसका नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है ये तुर्क आक्रमणकारियों के सामने वैसे तो टिक नहीं सका था, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से लक्ष्मण सेन का काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा सेन वंशों में। मिन्हाज इतिहासकार है, वो कहते हैं कि जिसको या जिसके वंश को हिंद के अन्य राजा अधिक महत्व देते थे तथा वाता मतलब कि वंशावतरण की दृष्टि से उसे मानो खलीफा मानते थे, वह अपनी दानशीलता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था लक्ष्मण सेन। राजशेखर की जो रचना है उसमें राजशेखर ने उनकी रचना है प्रबंध कोश, उसमें लक्ष्मण सेन की प्रशंसा की है उन्होंने भी, और कहा कि वह एक प्रतापी शासक था, न्यायी राजा था, उसके पास अपार सेना थी। लक्ष्मण सेन के पास एक महान शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के काल में साहित्यिक उन्नति अपने चरम पर थी। विद्वानों, लेखकों और कवियों का आदर करता था, उनको अपने राज्य में आश्रय देता था। सबसे बड़ी विशेषता यही मान सकते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। उन्होंने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में कहा कि मतलब गीत गोविंद के जो रचयिता हैं जयदेव, वो उसी के दरबार में रहते थे, उसके बारे में बड़ाई करते थे। ठीक है। पवन दूत के लेखक हैं धोई, वो भी वहीं पर रहते थे। ब्राह्मण सर्वस्व के कर्ता हलायुद्ध, इसके अलावा सदुक्ति, कर्णामृत के संकलक श्री धरदास, ये सब साहित्यिक क्षेत्र में उसके ही समय में जो है रहा करते थे, उसके ही शासनकाल में रहा करते थे। जिन मतलब कि जिन पर उनकी कृपाएं हुआ करती थी, राजा की, राजा के अंडर में रहते थे। स्वयं भी बड़ा उच्च कोटि का विद्वान था लक्ष्मण सेन। ठीक है। और अनेक कविताएं श्रीधर के पास मतलब श्रीधर दास ने सदुक्ति कर्णावृत्त से में संकलित करी हैं इसके द्वारा, मतलब कि इसकी भी। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि लक्ष्मण सेन जो है वो बड़ा ही विद्वान, बड़ा ही प्रतापी, संरक्षक, इस तरीके का शासन हुआ करता था इसका, लक्ष्मण सेन का। सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक आप मान सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण करते मतलब आक्रमण का उल्लेख कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए। मतलब कि महमूद गजनबी की अगर बात की है तो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये बात ध्यान रखेंगे कि कब किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। किसने किया? महमूद गजनबी ने किया था। और शिव मंदिर था ये, मतलब कि जो सोमनाथ मंदिर है भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था। गुजरात के समुद्र के तट पर स्थित था। 3 दिन तक युद्ध चला इस मंदिर में, और अंत में हिंदू जो है अंत में पराजित हो जाते हैं, और 5000 हिंदुओं का वध कर दिया इसने महमूद गजनबी ने। मंदिर से महमूद गजनबी जो है वो बहुत ज़्यादा संपत्ति लूट ले जाता है यहाँ से। और 5000 हिंदुओं का वध करने के बाद में आप देखते हैं यहाँ से लगभग 200 ऊँट जो है सोने चांदी के वजन से यहाँ से कराहते हुए गए थे। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा धन यहाँ से लूट लेकर के गया था ये। मतलब कि 200 से अधिक ऊँट, आप सोचो 200 से अधिक ऊँटों पर इतना सामान लाद करके यहाँ से सोना चांदी ले गया था कि मतलब कि वो ऊँट जो है कराहते हुए गए थे वहाँ पर, मतलब कि उसके मतलब कि वहाँ तक गजनी तक। तो इस तरीके से ये है। क्लियर? महमूद गजनबी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भीम द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। भीम द्वितीय कौन था? तो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा है भीम द्वितीय। आप जानते होंगे चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है। तो चालुक्य वंश का शासक कि चालुक्य वंश के शासक हैं भीम द्वितीय। बड़े प्रतापी शासक है चालुक्य वंश के भीम द्वितीय। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके। भीम द्वितीय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भीम द्वितीय कौन है? अच्छा, चंदेलों की अगर बात की किसके बारे में पूछा गया आपसे? भीम द्वितीय चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश के बारे में आप बताएं। चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। तो चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध राजा है वो भीम द्वितीय ही है। ठीक है। अभिलेखों में इसको कई उपाधियां दी गई भीम द्वितीय को। पहली उपाधि तो इसकी है महाराजा धीराज की उपाधि, भीम द्वितीय लेकर के गद्दी पर बैठा। इसके अलावा दूसरी उपाधि इसकी है परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि भी भीम द्वितीय ने रखा। इसके अलावा तीसरी उपाधि इसकी परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधियां भी चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक भीम द्वितीय के पास थी। मतलब इन सभी उपाधियों से इसको विभूषित किया गया। भीम द्वितीय की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी वो पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी, और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम द्वितीय को मार दिया था। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही। 1100
97 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई और कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से भीम द्वितीय का जो शासक था चालुक्य वंश का वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया था, उसके बाद में आप देखते हैं पृथ्वीराज चौहान 1192 में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में 1197 में चूंकि आप देखते हैं जो है फिर मुस्लिम सेना आ जाती है, चूंकि 1192 में ये भी पृथ्वीराज चौहान भी नहीं रह जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है 1197 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आता है और उस तरीके से पूरा सब कब्जा लेता है और इस तरीके से समाप्त हो जाता है चालुक्य वंश भी। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, चालुक्य गुजरात वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य यानी गुजरात वंश के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश बोलते हैं गुजरात के चालुक्यों को। तो सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो गुजरात के जो चालुक्य या सोलंकी वंश है उसका संस्थापक था कौन? मूलराज। उसका क्या नाम है? मूलराज उसका नाम है, ध्यान रखेंगे क्या नाम है? मूलराज जो है ये चालुक्य या सोलंकी वंश का या गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक है। 941 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 941 से लेकर के 995 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, कौन? मूलराज। इसकी राजधानी थी उस समय अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा राजधानी हुआ करती थी। सुराष्ट्र और कच्छ के शासक को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया इन्होंने। आबू के परमार शासक धरणी बाराह को भी पराजित किया चालुक्य वंश के शासक मूलराज ने, और किंतु उसे परमार शासक मुंज और चाहमान शासक बिग्रहराज द्वितीय ने पराजित भी किया था। तो परमार शासक मुंज से पराजित कौन हुआ था? गुजरात का सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज, और इसके बाद में चाहमान शासक बिग्रहराज द्वितीय ने भी इसको पराजित किया था। ठीक है, संभवतः बिग्रहराज द्वितीय के विरुद्ध युद्ध में उसको वीरगति प्राप्त हुई थी और इस तरीके से चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक है मूलराज उसका समापन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा वाकपति मुंज की अगर बात करें तो कौन था? वाकपति मुंज जो था इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न। तो श्रीहर्ष के दो पुत्र हुआ करते थे, एक मुंज और एक सिंधुराज। इसमें मुंज जो था उसका दत्तक पुत्र था, लेकिन श्रीहर्ष के बाद मुंज गद्दी पर बैठा। उसने श्री वल्लभ, उत्पल राज, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां धारण करी थी मुंज ने, और मुंज ने ही पराजित किया था चालुक्य वंश के प्रथम शासक मूलराज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलचुरी वंश को पराजित करके त्रिपुरी को लूटा इसने वाकपति मुंज ने। इसके अलावा चालुक्य के शासक तैलभ द्वितीय को भी पराजित करा। अंतिम में तैलभ द्वितीय पर पुनः आक्रमण किया और बंदी बना लिया गया ये, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है मुंज की, वाकपति मुंज की। ठीक है, और उच्च कोटि का कवि भी था, विद्वान भी था ये मुंज। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परमार भोज कौन था? परमार भोज की अगर बात की जाए तो सिंधु राज की मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठता है। भोज मतलब ये परमार वंश का शासक है। ठीक है, परमार भोज, और 1010 ईस्वी में आप देखते हैं गद्दी पर बैठता है। 1010 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है कौन? सिंधुराज की मृत्यु के बाद में परमार भोज। ठीक है, और भोज का या परमार वंश का सबसे महान शासक मान सकते हो आप भोज को। इसकी गणना परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासकों में करी जाती है। इसने सर्वप्रथम चालुक्यों से संघर्ष किया परमार भोज ने। इसके बाद कलचुरी नरेश थे उस समय, गांगे देव को पराजित करा परमार भोज ने। इसके बाद में प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित करा। पश्चिमी बिहार पर अपना अधिकार कर लिया परमार भोज ने। हूणों के विरुद्ध भी आक्रमण मतलब की सफलता मिली इसको आक्रमण में। इसके इसके अलावा चंदेल जो है, चंदेल विद्याधर मतलब कि चंदेल शासक था विद्याधर, उसने पराजित कर दिया था परमार भोज को। ठीक है, भोज वंश का शासक था, मतलब परमार वंश का शासक था भोज। राजा भोज को पराजित किसने किया था? चंदेल शासक विद्याधर ने उसको पराजित कर दिया, और अपने राज्य पर चारों ओर संकटों को देख करके वह बीमार पड़ जाता है परमार भोज। 1060 ईस्वी में आप देखते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है परमार भोज की। क्लियर, तो ये था परमार भोज। ओके, अच्छा विद्याधर कौन है? विद्याधर ने पराजित किसको किया था? परमार भोज को पराजित किया था। विद्याधर की अगर बात की जाए तो विद्याधर जो है ये चंदेल वंश का शासक है। एक शासक है गंड, गंड के पुत्र थे विद्याधर। ठीक है, चंदेल शासक थे गंड, गंड के पुत्र थे विद्याधर। विद्याधर जब शासक होते हैं, चंदेल शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक जो था वो विद्याधर ही था, चंदेल शासक। 1019 में गद्दी पर बैठता है ये चंदेल की, और 1029 तक गद्दी पर बैठा रहता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसके शासनकाल में महमूद गजनबी के आक्रमण भारत पर तेज हो गए थे, किंतु विद्याधर ने तुर्कों को कड़ी चुनौती दी। उसने अपने वंश की मर्यादा पर अत्यधिक गर्व था उसको। 1019 में महमूद ने
कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। भयभीत राज्यपाल बिना युद्ध किए जो है कन्नौज छोड़ करके भाग जाता है। विद्याधर उसे दंडित करने का निश्चय करते हैं और उसे मार डालते हैं। 1024 ईस्वी में गजनबी के आक्रमण में विद्याधर को असफलता हाथ लगी और इस प्रकार विद्याधर ने गजनबी का सफलतापूर्वक सामना किया। इस तरीके से ये थे विद्याधर चंदेल शासक। ठीक है, परमार वंश के जो भोज की बात की है उनको पराजित किया था। भोज की अगर बात करें तो भोज जो है परमार वंश के शासक हैं। भोजों के बारे में कहा जाता है कि परमार वंश की जो उत्पत्ति है, हालांकि सॉरी परमारों के बारे में, परमार वंश के शासक हैं भोज। परमार वंश था क्या? परमार वंश की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों ने, विवादास्पद है विद्वानों में, मतलब कि और अग्निकुंड का सिद्धांत जो है इसी को लेकर के बताया जाता है। किंतु परमार अभिलेखों में विदित होता है कि परमार शासक दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक से उत्पन्न हुए हैं। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र था परमार वंश का, और उपेंद्र का ही एक दूसरा नाम है कृष्णराज। तो परमार वंश का संस्थापक कौन है? कृष्णराज था। 10वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है इसने स्थापना करी थी परमार वंश की। राष्ट्रकूटों का सामंत था परमार वंश, और ये कृष्णराज। और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा का शासक इसको नियुक्त किया था। परमार वंश के शासक, प्रथम शासक को उपेंद्र ने कृष्णराज, और इसने फिर परमार वंश की स्थापना कर दी। और उसी के शासक हैं, ठीक है, सिंधुराज और वाकपति, मतलब कि सिंधुराज, उसके बाद मुंज, ये सब परमार वंश के ही शासक हैं। और उसी में एक आते हैं भोज, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। केवल 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से। 150 शब्द या 200 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ओके, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक विद्वान है डॉक्टर सीबी वैद्य, और एक विद्वान है डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद, मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। इन विद्वानों ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान बताया, कि जो राजपूत हैं प्राचीन क्षत्रिय जो वर्ण है उन्हीं की संतान है। डॉक्टर ओझा ने अपने मत का समर्थन किया और कई तर्क दिए। पहला तर्क इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि जो राजपूत हैं वो क्षत्रियों के ही वंशज हैं। इसको लेकर के पहला तर्क जो दिया उन्होंने ये दिया कि शकों और राजपूतों के रीति रिवाज जो हैं, उनके जो आचार व्यवहार हैं, उनमें आप समानता देखेंगे। और समानता देख करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या निकाला नहीं जा सकता, कि राजपूत शकों और सिथियन के संतान हैं। इसलिए जब इनमें समानता है, जो है शकों और राजपूतों के रीति रिवाजों में समानता देख करके आप ये नहीं कह सकते कि वो शकों की संतान है। इसीलिए आप देखेंगे राजपूत और क्षत्रियों के भी आप देखेंगे पूजा, और आप देखेंगे सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, अश्व पूजा, शस्त्र पूजा में कोई नई बात नहीं थी। भारतीय शक वर्ग सदैव ही इनकी पूजा करता चला आया था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि राजपूत और क्षत्रिय जैसे कि एक ही बात, एक ही जैसी रीति रिवाज भी फॉलो करते थे। हालांकि शक और राजपूतों के रीति रिवाज भी कुछ सेम सेम आपको मिलेंगे, लेकिन इस आधार पर आप नहीं कह पाएंगे। इसके कई और तर्क दिए। दूसरा तर्क ये है, कुछ विद्वानों ने पुराणों के उस कथन के आधार पर राजपूतों को विदेशी कहा, जिसमें यह कहा गया कि शिशुनाग वंश के पश्चात भारत में शूद्र राजा होंगे, परंतु पुराणों के इस कथन में सत्यता नहीं है। नंद और मौर्यों के पश्चात भी क्षत्रियों के अनेक वंशों ने भारत में राज्य किया था। तो ये भी खंडन हो जाता है। इसीलिए क्षत्रियों के संतान है, विदेशी उत्पत्ति नहीं लगती यहाँ पर। तीसरी बात, यादव क्षत्रिय मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाभारत युद्ध से पहले ही राज्य कर रहे थे, ये चीज तीसरी बात। चौथी बात यह है कि प्रतिहार स्वयं को क्षत्रिय कहते थे, ठीक है, चौथी बात। पांचवी बात, चंदेलों ने अपने आप को चंद्रमा की संतान बताया। छठी बात, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्य का पुत्र कहा गया। तो ये कई सारे तर्क हैं, सूर्यवंश के क्षत्रिय भी होते हैं। इसके अलावा शरीर रचना के आधार पर कुछ विद्वानों ने राजपूत को आर्य बताया। इसके अलावा मातृभूमि पर न्यौछावर होने की भावना भी उन्हें प्राचीन क्षत्रियों की संतान सिद्ध करती है। तो कहीं ना कहीं पे जो राजपूत हैं वो क्षत्रियों की ही संतान है। ब्राह्मणों व सिमुखामासीद बाहुराज्यान्य करता उरु तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो आ जाता। जो क्षत्रिय एक वर्ण था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, तो उनमें से जो क्षत्रिय वर्ण है उसी से उत्पत्ति आप मान सकते हैं कि राजपूत जो आए हैं वो क्षत्रियों से ही उत्पत्ति राजपूतों की हुई है। लेकिन इसकी कुछ विद्वान इसका समर्थन करते हैं, कुछ विद्वान इसका खंडन भी करते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न दूसरा नंबर, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
महमूद गजनबी के समय आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसी रही उसके बारे में बताएं। तो जब मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है, उस समय भारत की स्थिति जो थी या जो दशा थी, सिचुएशन थी, वो एकदम से पतन की ओर अग्रसर हुआ करती थी। देश जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपस में ही लोग जो है झगड़ा लड़ाई करके आपस में ही सब कुछ काम निपटा दिए थे पहले ही। तो जब महमूद गजनबी आया तो उसमें एक जो है स्थान है साहिया। साहिया की बात की है तो कश्मीर से मुल्तान तक और लमधान से सरहिंद तक फैला राज्य है ये साहिया। साहिया जो है ये इसके स्वामी ब्राह्मण राजवंश साहिया था, और इस वंश ने 3 शताब्दियों तक लगभग 664 से लेकर के 977 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। कश्मीर से मुल्तान तक और लमधान से सरहिंद तक फैला हुआ था ये राज्य, और 3 शताब्दियों तक निरंतर वीरतापूर्वक उस शक्ति से संघर्ष करते रहे जिसने ईरान और तुर्किस्तान को पदाक्रांत कर डाला। मतलब कि वहाँ से जब शासक आते थे तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण राजवंश था साहिया। तो इस ब्राह्मण राजवंश साहिया जो था, इसके जो शासक हुआ करते थे उन लोगों ने डट करके सामना किया, और इस तरीके से मतलब कि उन लोगों का जो आक्रमण था उसको विफल करते रहे, यहाँ से भगाते रहे। इस समय साहिया वंश का शासक जो था वो उसका नाम था जयपाल, और इस समय का प्रमुख राज्य था एक प्रकार से ये शाहिया राजवंश। ठीक है, तो जो बड़ा मतलब कि विस्तार से फैला था उस समय, तो मतलब कि शाहिया राजवंश 664 से लेकर के 977 ईस्वी तक जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से शासन करता है, और कहीं ना कहीं पे ये आक्रमणों को, विदेशी आक्रमणों को रोक करके रखता है ब्राह्मण राजवंश। दूसरा आता है इसके बाद में मुल्तान। मुल्तान की अगर बात की जाए तो एक सिया मुसलमान शासक था मुल्तान का, और प्रमुख राज्य था उस समय जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ, उस समय मुल्तान पर एक मुसलमान सिया मुसलमान शासन कर रहा था। तीसरा जो इलाका है वो था मंसूरा का। मंसूरा तीसरा प्रमुख राज्य था उस समय। इसमें एक अरब वंशीय शासक जो है राज्य कर रहा था उस समय मंसूरा में, जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ। इसके बाद में जो चौथा शासक है, मतलब कि जो इलाका है वो था दिल्ली का इलाका। दिल्ली की अगर बात की तो दिल्ली में तोमर वंश के राजपूत शासक जो थे शासन कर रहे थे, तोमर वंश के। जो पांचवा इलाका था वो था कन्नौज और काशी का। कन्नौज और काशी में प्रतिहारों के राज्य हुआ करते थे उस समय। इसके अलावा महोबा और कालिंजर की अगर बात करें तो उस समय महोबा और कालिंजर में जो है चंदेलों का जो शासन हुआ करता था। इसके अलावा जो सातवां जो है इलाका था वो था मालवा का। मालवा पर परमार राजपूत शासक हुआ करते थे। इसके अलावा गुजरात में उस समय चालुक्यों का राज्य हुआ करता था गुजरात में। ठीक है, जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ तो इस समय सारी सिचुएशन क्लियर थी। इसके अतिरिक्त और तमाम प्रकार के छोटे छोटे राज्य जो है उस पर अलग अलग छोटे छोटे शासक जो है शासन कर रहे थे, और इसमें राजपूत शासक शासन कर रहे थे। शासक का स्वरूप प्रायः सामंतवादी हुआ करता था। ये राज्य साम्राज्य विस्तार की लिप्सा से वशीभूत होकर के अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार संघर्ष किया करते थे, और अपने ये शासक जो थे छोटे छोटे, ये लोक हितकारी कार्यों की अपेक्षा सैनिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते थे, जिससे सामान्य जनता साम्राज्य की ओर उदासीन होती जा रही थी। तो इस तरीके से क्या होता था कि भाई इसमें केवल अपने शक्ति को, सैन्य शक्ति को बढ़ा करके और दूसरे के बगल वाले को अपने पराजित करने का यही भाव बनता था, और इसीलिए सारा धन जो था पूरा राजकोष का सब खत्म हो जाता था। इस समय देश की स्थिति अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। राज्य की ओर से कृषि की उन्नति के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सामान्य जनता राजवंशों के उत्थान पतन को अधिक महत्व नहीं देती थी। उसका विचार था कि यदि कर शीघ्रता से चुका दिए जाएंगे तो कहीं राजवंश के परिवर्तन हो जाने पर कर दोबारा न देना पड़े, जनता ये सोचा करती थी। इसके फलस्वरूप जहां एक और राजनीतिक पतन हुआ, वहीं आर्थिक पतन भी दूसरी तरफ हो रहा था। इस समय शक्तिशाली कुशल सैनिक आक्रमणकारी सरलता से भारत को क्रीड़ा स्थल बनाकर, मतलब कि बना करके एकदम से युद्ध को खेल की भांति समझते थे। विश्वासघात खूब हो रहा था जम करके, एक राजा दूसरे राजा के साथ एक बार हाथ मिलाते थे, दूसरी बार फिर पीछे से मार देते थे। राजनीतिक कूटनीति खूब अपने चरम पर थी उस समय। सामंतवादी सैनिक संगठन बहुत सारे इकट्ठा हो रहे थे। सामाजिक विशृंखलता और जनसाधारण की उदासीनता फैलती रही। आक्रांताओं के विजय कार्य को सरलता में योगदान दे रहे थे ये सारी चीजें। तुर्कों ने इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाया, और उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को विस्तार किया, और विशाल साम्राज्य की फिर स्थापना कर दी, और दिल्ली सल्तनत आकर के, मतलब यहाँ पर आप देखते हैं गुलाम वंश का शासन हो जाता है दिल्ली पर। तो इस तरीके से ये उस समय की सिचुएशन का फायदा उठाया महमूद गजनबी वगैरह ने, मोहम्मद गौरी वगैरह ने। नहीं तो भारत के शासकों से कोई, मतलब भारत में आकर के तुम्हारी ही पृथ्वी पर तुमको कोई मार पाएगा क्या?
नहीं मार पाएगा। लेकिन क्या होता था, जब आपसे में जब जो है क्या होता था कि आपसे में सब लोग लड़े मरे जा रहे हो, तो पहले से थके हैं आपके सैनिक, तो फिर जब बाहरी आएगा तो उससे हार ही जाओगे। तो इसीलिए ये सिचुएशन थी और इस कारण से जो है ये जो राजपूत शासक जो है ये पराजित हुए और जो है शासन किसका हो गया फिर? महमूद गजनवी यानी कि मुस्लिम आक्रांता लोग, इन्हीं का शासन हो गया। आगे फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना करें। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना करें। भारतीय इतिहास के बारे में जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से ही पूछा जा रहा है आपसे। कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि जब उत्तर भारत में और किस स्रोत की बात कर रहा है यहाँ पर, 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के इतिहास के बारे में ही स्रोतों की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी जो है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, कब? 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 647 जो डेट है ईस्वी है, ये हर्षवर्धन की मृत्यु की सन है, ठीक है। इसके बाद में नए परिवर्तन हुए समाज में, एक बड़े साम्राज्यवर्धन वंश की जब समाप्ति हो गई, उसके बाद में क्षेत्रीय स्तर पर कई राज्यों की स्थापना हो जाती है। और आप देखेंगे इसी काल में खास करके 647 से लेकर के 1200 ईस्वी के अंत में भारत में मुस्लिम साम्राज्य भी स्थापित होगा। तो देखा जाए तो संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, एक सूत्रता नहीं थी, एक केंद्रीय पावर नहीं थी भारत में उस समय। और उस समय के इतिहास के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें कई प्रकार के जो है शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय आप देखेंगे एक बाणभट्ट नाम के कवि होते हैं, उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसी रचनाओं को लिखा, जो भी हमारे साहित्यिक स्रोतों में आज महत्वपूर्ण योगदान है उसका। कन्नौज के इतिहास के लिए वाकपति का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, गौडवहो प्राकृत भाषा में है, ये भी उल्लेखनीय है। कल्हड़ की रचना राज तरंगड़ी जो है वो भी ऐतिहासिक जानकारी देती है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि हमको एकदम से फैक्ट टू फैक्ट जानकारी देता है। इसके अलावा कश्मीरी लेखक ने प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का विवरण ये कल्हड़ की राज तरंगड़ी में मिलता है। तो इस तरीके से अच्छा आधुनिक इतिहास नियमों के आधार पर लिखी गई है कल्हड़ की राज तरंगड़ी, इसीलिए उसके जो डाटा है एकदम से फैक्ट टू फैक्ट है, एकदम से तथ्यात्मक डाटा उन्होंने दिया। और आप देखेंगे फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके आप देखेंगे बहुत सारे राजा के यहाँ पर दरबारी कवि रहा करते थे, वो उनके लिए रचनाएं लिखा करते थे। जैसे कि प्रतिहार शासक के संरक्षण में विद्वान थे राजशेखर, उन्होंने कर्पूर मंजरी रचना लिखी, काव्य मीमांसा रचना लिखी। इसके अलावा विदसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों को लिखा इन्होंने राजशेखर ने। गढ़वाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ करते थे गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के प्रधानमंत्री थे जो है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो है बहुत ही ज़्यादा विद्वान आदमी थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा, कृत्यकल्पतरु ग्रंथ लिखा लक्ष्मीधर ने, जो कि गोविंद चंद्र के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। गढ़वाल वंश के शासक हैं गोविंद चंद्र, तो उन्हीं के बारे में लिखा। राजनीतिक और भारतीय संस्कृति पर एक प्रकार से ये पुस्तक है कृत्यकल्पतरु, लक्ष्मीधर ने लिखा। और जिसमें आप देखेंगे 14 कांडों में राजा के कर्तव्यों और विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके अलावा मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, उसमें भी गढ़वाल शासक जयचंद के शासनकाल की घटना का विवरण मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे चाहमान वंश के इतिहास पर जयानक की एक रचना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय एक महाकाव्य है जो कि जयानक ने लिखा है, वो भी जानकारी देता है चाहमान वंश के बारे में। इसके अलावा जैन मुनि नयन चंद्र सूरी जो हैं, इन्होंने हम्मीर महाकाव्य लिखा। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, चाहमान वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं सब। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे, अच्छा परमार वंश के इतिहास पर पद्म गुप्त की एक रचना है नवसाह सांक चरित। नवसाह मतलब कि नवसाह सांक चरित जो है ये भी परमार वंश के बारे में जानकारी देता है, जिसमें मुंज और सिंधुराज के काल के बारे में, उनकी संस्कृति और समाज कैसा रहा उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा परमार वंश के प्रसिद्ध शासक भोज ने विभिन्न विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना स्वयं करी। चंदेल शासक के इतिहास पर राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। कृष्णमित्र का रचना है प्रबंध चंद्रात्रय। चेदी चंदेल संघर्ष प्रबंध कोश में चंदेल शासक मर्दन बर्मन, पृथ्वीराज रासो और आलखंड में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, चंदेल शासक परमर्दी देव बर्मन की संघर्ष की कथा भी कही गई है।
तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी जो वहाँ पर कवि हुआ करते थे। ऐसे ही गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश के इतिहास पर जैन लेखकों की पुस्तक जो है उनसे अच्छा प्रकाश पड़ जाता है। हेमचंद्र की लिखा हुआ ग्रंथ है दृश्य मतलब कि द्वयाश्रय काव्य। मेरतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। सोमेश्वर की रचना है कीर्ति कौमुदी। ये सब महत्वपूर्ण है और इस तरीके से भारतीय इतिहास में जो 647 से लेकर के 1200 ईस्वी का समय है उसमें विभिन्न राज्यों में तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी जो कि साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ओके, तो ये रचनाएं हैं कुछ जो साहित्यिक स्रोतों के में नाम उनका आप उल्लेखनीय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है चौथा, पाल शासक धर्मपाल की उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। धर्मपाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पाल शासक धर्मपाल। ठीक है, गोपाल चूंकि पाल वंश का संस्थापक है, मैंने आपको बताया था। गोपाल की मृत्यु के बाद में धर्मपाल जो है वो गद्दी पर बैठता है। जब गोपाल की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कौन बैठता है? धर्मपाल बैठता है। धर्मपाल का साम्राज्य विस्तार पूरब दिशा की ओर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा। और क्योंकि इसी समय प्रतिहारों का शासक था उस समय वत्सराज, अपने साम्राज्य को भी विस्तारित कर रहा था। पालों और प्रतिहारों के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है दक्षिणापथ के राष्ट्रकूटों के लिए हितकर सिद्ध हो जाती है। और इस प्रकार धर्मपाल और वत्सराज तथा राष्ट्रकूट ध्रुव के बीच में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हो गया जिसमें भारत की तीनों महत्वपूर्ण शक्तियां सम्मिलित थीं। तो इस समय क्या हो रहा था? त्रिकोणात्मक संघर्ष जो चला वो धर्मपाल पाल वंश का शासक था। इसके अलावा प्रतिहार वंश का शासक कौन था? प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज, उसके बीच में। और जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वो। इस तरीके से तीन राजवंशों के बीच में जब आपस में मार हो रही थी, खूब हो रहा था हुम्मी खुम्मा, तो वो क्या था? वही त्रिकोणात्मक संघर्ष है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा था त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में बताएं, कौन कौन से शासकों ने उसमें भाग लिया था। तो एक तो भैया गोपाल मतलब कि सॉरी धर्मपाल पाल वंश का शासक, इसके अलावा वत्सराज प्रतिहार वंश का, और बाकी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये था। अच्छा, उस समय आप देखते हैं राष्ट्रकूट में ध्रुव जो था वो शासन कर रहा था। तो देखिए प्रतिहारों से जो शासक, प्रतिहारों से पहले युद्ध हुआ इसका गोपाल के बाद में जो आया था धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो गोपाल के बाद में गद्दी पर पाल वंश के बैठा धर्मपाल। धर्मपाल ने प्रतिहारों से युद्ध किया। प्रतिहार नरेश उस समय थे वत्सराज, उसने कन्नौज नरेश इंदिरा युद्ध को पराजित करके उसे अधीनस्थ कर लिया था। किसने? वत्सराज ने। और धर्मपाल की ओर अग्रसर हुआ था। धर्मपाल की अगर बात की जाए तो धर्मपाल और वत्सराज के बीच में युद्ध के बारे में राघनपुर अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि वत्स नरेश ने गौड़ नरेश को पराजित कर दिया और उसके दो श्वेत छत्रों का अपहस्त कर लिया था। तो इस तरीके से ये पाल वंश के शासक जो हैं धर्मपाल, इनके बीच में और ये वत्सराज के बीच में जो है शासन चल रहा, मतलब संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा राष्ट्रकूटों कूटों से जो संघर्ष रहा धर्मपाल का वो ये रहा, क्योंकि धर्मपाल अभी प्रतिहारों से पराजित हुआ ही था कि उसे राष्ट्रकूट ध्रुव के मतलब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो हैं उनके आक्रमण का सामना करना पड़ा। अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ध्रुव प्रथम ने गंगा यमुना के बीच में पलायित होते हुए धर्मपाल से उसके श्वेत छत्रों तथा क्रीड़ोत्पल युक्त लक्ष्मी का अपहरण कर लिया। और इस प्रकार धर्मपाल 783 से 786 ईस्वी के मध्य कभी वत्सराज से भी मतलब कभी वत्सराज से तो कभी ध्रुव से अवश्य ही पराजित हुआ। मतलब कि धर्मपाल जो था ये कभी इसको प्रतिहार शासक वत्सराज ने हराया तो कभी ध्रुव ने हराया, मतलब कि इसको हराया जरूर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था इसको, धर्मपाल को। तो इस तरीके से धर्मपाल का जीवन जो रहा है त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंसा चला गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रतिहार शासक महीपाल के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रतिहार शासक महीपाल की अगर बात की जाए तो महीपाल जो है ये भोज द्वितीय का उत्तराधिकारी है। महीपाल प्रतिहार शासक है। प्रारंभिक दिनों में महीपाल ने उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य की पूर्ण रूपेण रक्षा करी। फिर उसके बाद में प्रारंभिक दिनों में ही 912 ईस्वी से लेकर के 916 ईस्वी में
के आसपास बगदाद निवासी अल-मसूदी ने भारत की यात्रा करी थी। उसने कन्नौज के राजा की महानता के विषय में लिखा कि उसने दक्षिण तथा उत्तर और पूरब और पश्चिम में विशाल सेनाएं छोड़ रखी थीं, क्योंकि वह चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था उस समय, प्रतिहार वंश का शासक। इसीलिए उसने क्या किया था, ऐसा कर रखा था। राष्ट्रकूट आक्रमण की अगर बात की है प्रतिहार शासकों पर, तो महिपाल प्रथम के ही राज्यकुल में, मतलब राज्यकाल में, उसी के समय में राष्ट्रकूट राजा था, उसका नाम था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय का आक्रमण होता है प्रतिहार शासक इस पर, महिपाल पर। इंद्र तृतीय के मतवाले हाथियों के दांतों की चपेट से कालप्रिय नामक मंदिर का प्रांगण टूट जाता है, और उसके बाद में कन्नौज को उखाड़ फेंका इसने। महिपाल के समय में राष्ट्रकूट आक्रमण से कुछ समय के लिए महिपाल को अपनी राजधानी कन्नौज छोड़ना पड़ा भी था, भाग गया था ये। और इंद्र तृतीय के इस आक्रमण से प्रतिहारों की शक्ति निर्बल हो गई थी, जिसका लाभ उठाते हुए पाल राजा थे उस समय, राज्यपाल और गोपाल द्वितीय और राज्यपाल, इन दोनों ने सोन नदी की पूर्वी किनारे तक सभी प्रदेशों को प्रतिहार से छीन लिया था, पाल वंश के शासन में मिला लिया था। तो इस समय प्रतिहार शासक जो था महिपाल के समय में थोड़ा सा डाउन जरूर पड़ा। हालांकि महिपाल जो है उसने कई विजय भी प्राप्त करी, मतलब कई विजय भी करी हैं, जैसे कि राजशेखर की रचना है, उसमें बाल भरत में, राजशेखर की बाल भरत में महिपाल प्रथम की विजयों का उल्लेख किया गया है। कहा गया कि महिपाल मुरुल, इसके अलावा मेकुल, कुलूत, कुंतल, कलिंग, केरल, रमठ, तमाम देशों को जीत लिया था इसने उस समय। इसमें मुरुल, केरल और कुंतल ये दक्षिणापथ के राज्य, मतलब कि दक्षिण भारत के राज्य हैं। कुल मिलाकर के प्रारंभ के कुछ उपद्रवों के अतिरिक्त महिपाल प्रथम का शासन जो रहा है वो सशक्त रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में इसको संघर्ष का सामना करना पड़ा, उसमें भले ही पराजित हुआ हो बाद में, लेकिन इसने अपने आप को संभाला, समृद्ध रहा। महेंद्रपाल प्रथम और भोज की नीति का अनुसरण करता रहा ये, क्योंकि महेंद्रपाल प्रथम और भोज भी इसी के पूर्वज रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण करता रहा। 945 ईस्वी के लगभग महिपाल की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के साथ ही प्रतिहारों के महान राजाओं की परंपरा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये प्रतिहार का अंतिम मोस्ट पॉपुलर शासक मान सकते हो महिपाल प्रथम को, ठीक है। उसके बाद में प्रतिहार वंश धीरे धीरे डगमगा जाता है, और फिर उसके बाद में खात्मे की ओर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है भैया कि जयचंद्र कौन था? जयचंद के बारे में आप कौन जानते हैं? सभी लोग जानते होंगे जयचंद कौन था। एक मॉडल पेपर और दिया मैंने, महासंग्राम वीडियो भी दिया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जयचंद के बारे में प्रश्न आपसे पूछेगा। जयचंद कौन थे भैया? तो जयचंद जो था विजय चंद्र का पुत्र था जयचंद, ठीक है। ये 21 जून 1170 ईस्वी में, 21 जून डेट है और 1170 ईस्वी है। इसको गढ़वाल राज सिंहासन पर बैठता है जयचंद। 1168 ईस्वी से ही वह युवराज के रूप में प्रशासन में भाग लिया करता था। उसने अपने राज्यकाल में 16 अभिलेखों का प्रकाशन करवाया, किंतु ये अभिलेख राजनीतिक महत्व के नहीं है। पृथ्वीराज रासो पुरुष परीक्षा यानी विद्यापति की रचना है, और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। ये उसके शासनकाल के विषय में कुछ जानकारी देते हैं रचनाएं। अन्य राज्यों से इसका जो संबंध रहा जयचंद का समकालीन शासक था उस समय पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो इस संबंध में सबसे प्रमुख स्रोत जो चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में मिलती है। उसका मूल उद्देश्य पृथ्वीराज की प्रशंसा करना था, चंद्रबरदाई का। और इसी प्रकार जयचंद को गोविंद तृतीय के द्वारा निर्मित एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ था। साथ ही महान सैनिक और कुशल प्रशासन भी प्राप्त हुआ था, और दोनों शक्तियों की प्रबल महत्वाकांक्षाएं थी। इन महत्वाकांक्षाओं का परिणाम उन्हीं दोनों के लिए अपितु सारे भारतवर्ष के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ, और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी के सामने एक एक करके दोनों मिट गए। आप देखिए 1192 ईस्वी में जब द्वितीय युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में क्या था, आपसी मतभेद था। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उनका स्वयंवर था, तो ये पृथ्वीराज चौहान वहां से उनकी पुत्री संयोगिता से विवाह करके ले आते हैं, हरण करके, ठीक है। हालांकि पहले से दोनों में कुछ प्रेम वगैरह शायद था, तो उसके बाद में जब उनका हरण करके ले आते तो फिर इसके कारण से मनमुटाव हो जाता है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी आपस में मतभेद था। और फिर जब जयचंद ने बुलाया किसको, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से मिल करके, जयचंद वगैरह ने मोहम्मद गौरी से मिल करके क्या किया, पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मार दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में 1194 में आप देखेंगे चंदावर का युद्ध होता है। 1194 ईस्वी में शायद चंदावर का युद्ध होता है, और उसी में जयचंद को भी मार देता है मोहम्मद गौरी, ठीक है।
तो उत्तर भारत के अन्य सभी राज्य धीरे धीरे ऐसे समाप्त हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों के शासन के उपरांत गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है और उसका सम्राट तुर्की साम्राज्य में मिल जाता है। जयचंद वैसे तो संस्कृत भाषा का बड़ा अच्छा विद्वान था, संरक्षक भी था। राजकवि और संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष जो है ये इसी के दरबार में रहा करते थे। और श्रीहर्ष के मुख्य ग्रंथ हैं नैषध चरित और खंडन खंड खाद्य। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वालों का अंत कर दिया और जयचंद का उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र था उस समय। जौनपुर जिले में स्थित मछली शहर तहसील से जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र का जो है एक दान पात्र मिला है 1198 ईस्वी में, जिसमें उन्हें उसमें उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर मतलब परम परमेश्वर अश्वपति गजपति नरपति राजत्रयाधिपति विविध विद्या विचार वाचस्पति, इतनी लंबी उपाधि उसको मिली है। किसको? जयचंद के को, एक प्रकार जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो गढ़वाल राजाओं की इन उपाधियों का प्रयोग स्वतंत्र सत्ता का द्योतक प्रतीत होता है कि भाई ये लोग भी स्वतंत्र थे, हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये जयचंद था और ये पराजित होता है और मृत्यु की घाट उतार दिया था किसमें? 1194 में मोहम्मद गौरी। आगे देखिएगा, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंदेल वंश में विद्याधर के महत्व का उल्लेख करें। विद्याधर के बारे में बताएं भाई, चंदेल शासक विद्याधर के बारे में। चंदेल शासक विद्याधर कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चंदेल शासक विद्याधर के अगर बारे में बताऊं तो गंडदेव के बाद में क्या हुआ? गंडदेव के बाद उसका पुत्र होता है विद्याधर, वो गद्दी पर बैठता है और वीर और यशस्वी शासक था चंदेल वंश का विद्याधर, जिसका यश सिंहासन पर बैठने से पहले ही फैल चुका था चारों तरफ। अपने पिता के राज्यकाल में ही उसने अपनी सुयोग्यता और शक्ति का परिचय दे दिया था। युवराज विद्याधर ने कई महत्वपूर्ण युद्धों का संचालन भी किया था। जब प्रतिहार राजा राज्यपाल को उसके नीचे कर्म के लिए दंड देने के लिए क्षत्रिय सेनाएं गईं तो उसका नेतृत्व विद्याधर ने ही किया था। 1025 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है ये। आप देखें विद्याधर की कई उपलब्धियां हैं। विद्याधर धंग और गंड का वंशज विद्याधर जो था यशस्वी था, देशभक्त सम्राट हुआ करता था। क्षत्रिय राजाओं का संघ बना करके मुस्लिम आक्रमणकारियों के सम्मुख नतमस्तक राजा का वध करवा दिया इसने, और उसके चरण कमल में अनेक राजा नतमस्तक हुआ करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के समक्ष जो राजा नतमस्तक हुआ करते थे उनको भी मार देता था ये। ठीक है, चंदेल और प्रतिहारों के बीच में भी आप देखेंगे विद्याधर के समय चंदेल और कन्नौज में कटुता थी, परंतु दोआब में चंदेलों की धाक जमी हुई थी। और चंदेल शासक जो थे, विद्याधर की बात की तो ये दुआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसमें इनकी धाक जमी थी। दुआब, काशी, प्रयाग, कन्नौज इन सभी पर चंदेलों की प्रभुता थी और प्रतिहार के शासक भी जो है इसमें थोड़ा बहुत संघर्ष किया करते थे। हालांकि उस समय चंदेल वंश का दबदबा था। चंदेल वंश और कलचुरी वंश में भी आप देखेंगे कि संघर्ष होता है। कलचुरी शासक गंगदेव का समकालीन था जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी गांगेदेव ने। गांगेदेव भयभीत होकर के विद्याधर की उपासना गुरु की भांति करता था हमेशा। वह अपने को चंदेलों से मुक्त ना कर सका, मतलब हमेशा चंदेल शासकों के अंडर में ही रहा कलचुरी वंश का शासक गंग। ठीक है, गांगेदेव। और चंदेल और परमारों के बीच में भी क्या हुआ? संघर्ष होता रहा, क्योंकि परमार वंश का शासक था भोज, वो विद्याधर का समकालीन ही था उस समय। कलचुरी शासक की भांति भोज भी शिष्य की भांति व्याकुल होकर के विद्याधर की पूजा करता था हमेशा। यानी विद्याधर महान शासक था और बहुत ज़्यादा पराक्रमी था। आप देखेंगे राजा भोज और इसके अलावा गांगेदेव, ये सब जो है उसके समय में मतलब उसकी शिष्यता करते थे, वो जो कहता था वो करते थे। इस तरीके से उसकी सैन्य शक्ति, सुशासन और प्रभाव से बुंदेलखंड के तुर्कों के आक्रमण से भी सुरक्षित रहा। तो कहीं ना कहीं पे ये चंदेल वंश के शासन में सबसे महत्वपूर्ण शासक है विद्याधर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 8वां नंबर, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां बताइए। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। नागभट्ट द्वितीय की बात की जाए तो वत्सराज का पुत्र था ये, उत्तराधिकारी पुत्र था, योग्य पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। कट्टर साम्राज्यवादी था, कान्यकुब्ज पर अपना अधिकार कर लिया इसने। अपनी राजधानी अवंती से हटाकर कन्नौज स्थापित करता है नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नागभट्ट द्वितीय का राज्यारोहण जो हुआ है वो 800 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसके राजनीतिक जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आए। राष्ट्रकूटों के आक्रमण के रूप में दक्षिण का प्रबल प्रतिरोध होते हुए भी वह
अंततः अपनी राजनीतिक सत्ता के विस्तार में सफल रहा। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होता है। उसे आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को अधीन इसने किया था। कन्नौज में चक्रायुद्ध को इसने हराया। आगे बढ़कर के गौड़ नृपति थे उस समय धर्मपाल, उनको भी परास्त किया था। बलपूर्वक अनवर्त, मालव, किरात, तुर्क, वत्स, मत्स्य इन सभी के पर्वतीय दुर्गों को भी छीन लिया था इसने। नागभट्ट द्वितीय ने, बड़ा प्रतापी शासक था नागभट्ट द्वितीय। और इसके विपरीत राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके समकालीन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उसे करारी मात दी थी नागभट्ट द्वितीय को। जिस प्रकार उसके पिता ध्रुव ने वत्सराज के साम्राज्य स्वप्नों को एक बार चकनाचूर कर डाला था, उसी प्रकार से गोविंद तृतीय ने, तो गोविंद ने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर नागभट्ट द्वितीय की जो महत्वाकांक्षा थी उसको खत्म कर दिया, उसकी योजनाओं को खत्म कर दिया, खंडन कर दिया। गोविंद तृतीय को अपने पिता की भांति दक्षिण लौटना पड़ा। कारण यह था कि वो अपने मूल क्षेत्रों से इतनी दूर उत्तर में वह बहुत दिनों तक टिक नहीं सका। और गोविंद तृतीय के चले जाने के बाद में नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुद्ध पर आक्रमण किया और नागभट्ट ने चक्रयुद्ध को मतलब कि हटा करके कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। और वहाँ के प्रथम गुर्जर प्रतिहार सम्राट की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी नागभट्ट द्वितीय ने। तो इस तरीके से नागभट्ट ने धर्मपाल के बिहार वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ करके धर्मपाल को भी ललकारा था। धर्मपाल पाल वंश का शासक है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार बंग का राजा धर्मपाल जो है बंगाल का, वो धर्मपाल अपने हाथियों, घोड़ों, रथों के साथ काले घने बादलों के अंधकार की तरह आगे बढ़ करके उपस्थित हुआ। किंतु त्रिलोकों को प्रसन्न करने वाला नागभट्ट उगते हुए सूर्य की तरह उस अंधकार को काटने में सफल रहा। यानी कि ये नागभट्ट द्वितीय से पराजित हो जाते हैं धर्मपाल। 833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है नागभट्ट द्वितीय की। तो इस तरीके से ये नागभट्ट द्वितीय है 800 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 833 ईस्वी तक जो है शासन करता रहा। तो इस तरीके से नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से अगर सुने होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में आया हुआ होगा। केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडसा से, 450 या 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, चाहमान वंश के शासक बिग्गरारा चतुर्थ की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। यह भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, दीर्घ उत्तरीय का, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके सीरीज में मिल जाएगा। और अगला प्रश्न, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजपूतों के पतन के कारणों की समीक्षा करें। यह भी प्रश्न आपसे आएगा एग्जाम में। और इसके अलावा अगला प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं, ये भी बताएं। तो ये कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो इन चारों प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।